पर डाल लेते हैं। आगरा से एक टूरिस्ट और चलिए अब एक नजर उत्तर प्रदेश विशेष पर डाल लेते हैं। दरअसल आगरा से एक टूरिस्ट बस को हाईजैक कर लिया गया जिसमें 34 यात्री सवार थे। जिसके बाद आनन फानन में बस की तलाश शुरू हुई तो इटावा से बस बरामद हुई, लेकिन बस का अपहरण करने वाले बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। कानून का दम भरने वालों की सांसें फूलने लगी थी। आगरा के कप्तान अनुलोम विलोम कर रहे थे जैसे ही खबर मिली कि एक टूरिस्ट बस को हाईजैक कर लिया गया। फिर क्या था, पुलिस और प्रशासन मानो ओलंपिक की तैयारी कर रहा हो। आगरा की सड़कों पर पुलिस लेफ्ट राइट करने लगी। मामला उठा तो पहुंचा राजधानी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मामले में हीलाहवारी बर्दाश्त नहीं की जाए। दरअसल गुरुग्राम से एक टूरिस्ट बस 34 सवारियों के साथ मध्य प्रदेश के लिए निकली थी। गुरुग्राम से जैसे ही आगरा पहुंची तो गाड़ी सवार लोगों ने बस को रुकवा दिया, जिसके बाद बस ड्राइवर और कंडक्टर से बदमाशों की नोकझोंक हुई और देखते ही देखते गाड़ी सवार बदमाशों ने बस पर कब्जा कर लिया और सवारियों समेत बस को ले उड़े। सुबह तड़के हुई इस खबर ने आगरा के कप्तान के होश फाख्ता कर दिए थे कि हम तो चौक चौराहे और नाके पर कानून का दम भरते हैं और देखो मुट्ठी भर बदमाशों ने अपने जूतों के तल्ले उसे कुचल कर रख दिया। ढाबा है, खाना खाया कुर्सी के पहले, खाना खा के मैं सो गया और ड्राइवर साहब चलाते हुए गाड़ी वही मैं जाता हूँ, उसके साथ देता हूँ उनको। और ये टोल टैक्स है कहीं यहाँ पे। हाँ टोल टैक्स है। हाँ वहाँ पे आगे की बात बता रहे। क्या हुआ फिर वहाँ पर? वो गाड़ी वाले ये पहले इनको उतारा, मोबाइल लिए इनका ड्राइवर साहब, मैं सो रहा था। इनने बताया कि अंदर है स्टाफ, पकड़ के मेरे को खींच के गाड़ी में ले गए। कितने लोग थे वो? हमें जो ले गए वो 4 लोग। किस में सवार थे वो? वो एक गाड़ी थी ना। क्या हथियार थे उनके पास? हथियार थे? हथियार हमें नहीं दिखे। मुँह खुले थे, बंद थे? मास्क लगाई थी, मास्क सब लगाए। क्या कह रहे थे आपस में, क्या बातें कर रहे थे? आपस में ये कह रहे थे कि हम फाइनेंस वाले हैं, 8 किस्त हमारी बाकी है इस गाड़ी की, और फ़ोन लगाते हैं तो सेठ देता, फ़ोन नहीं उठाता, कहीं किसी को पढ़ा देता, कहीं किसी को पढ़ा देता। फिर कहाँ ले गए थे वो लोग आपको? हमको अब मेरे को आगरा की ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर इस साइड कहीं पे ले गए रहे। मामले का खुलासा होता गया तो पता चला कि बस मालिक से रुपए की लेन देन का ही सारा मसला, जिसमें फाइनेंस कंपनी के लोगों ने 34 सवारियों के साथ बस को ही हाईजैक कर दिया। लेकिन अत्याधुनिक होने का दम भरने वाली उत्तर प्रदेश की कर्मठ पुलिस सोती रही। पहले बस को आगरा में रोका गया, वहां से ग्वालियर ले जाया गया, वहां एक बस बदली गई, फिर झांसी ले जाया गया, वहां बस बदली गई और यूपी पुलिस चादर ओढ़कर मौसम का आनंद लेती। इसके बाद सीएम की फटकार पर जब नींद टूटी तो लापता बस का पता चला। इटावा के बलराई इलाके में बस खड़ी थी। आज सुबह थाना मनपुरा पर 3 व्यक्तियों के द्वारा, जो ग्वालियर के रहने वाले, ये सूचना दी गई कि उनके द्वारा जो बस ग्वालियर की है UP 75 M 3516, ये गुड़गांव से पन्ना की तरफ जा रही थी। उनको बीच में फाइनेंस कंपनी के लोगों के द्वारा ओवरटेक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया गया था और इनको घुमाते हुए जो है कुबेर पर छोड़ दिया गया था। तो आज सुबह यहाँ आकर इन्होंने ये सूचना दी है। पूरी छानबीन पूछताछ में प्रथम दृष्टया इस बैंक के इस बस के जो फाइनेंस कंपनी है जिसने फाइनेंस की है, उनके द्वारा लिया जाना प्रतीत हो रहा है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, टीमें बना दी गई हैं और जल्द ही जो है इस बस को वहाँ से रिकवर करते हुए जो है जो यात्री हैं उसमें उनको भी रिकवर कराया जाए। फिलहाल पुलिस को तलाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए इस युवक की है, जिसने अपनी गुंडई के दम पर कई जिलों की पुलिस को सीधी चुनौती दी है। प्रदीप नाम के युवक को पुलिस खोज रही है, लेकिन सवाल सिर्फ इस प्रदीप की खोज के साथ खत्म नहीं होता। जांच पुलिस की सक्रियता की भी करनी है। ये आगरा में प्रदीप नाम का गुंडा खुलेआम बस को हाईजैक करता है और पुलिस सोती रहती है। प्रदीप नाम का गुंडा अपने गुर्गों के साथ बस को ग्वालियर ले जाता है और पुलिस सोती रहती है। बस दौड़ते दौड़ते पहुंचती है झांसी और पुलिस सोती रहती है। तुच्छ से गुंडे की गुंडाई का विश्लेषण करने के साथ साथ वक्त मिले कप्तान महोदय तो अपनी पुलिस टीम का भी विश्लेषण कर लीजिए। आगे इस तरह की वारदातें रुक। वैसे तो यूपी में सब चंगा से। आगरा से इंडिया न्यूज के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। यूपी के विधान
विधानसभा सत्र की शुरुआत 20 अगस्त से होने जा रही है। ऐसे में सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें कानून व्यवस्था के साथ साथ किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में 3 दिन तक चलने वाले विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। कोरोना काल में यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 20 अगस्त से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। ऐसे में सरकार की तरफ से सुरक्षा मानकों के तहत सारी व्यवस्था कर ली गई है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों से सदन चलाने के लिए सहयोग मांगा। इसमें सरकार के साथ साथ विपक्ष भी मौजूद रहा। अंदर जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन बैठक के बाद भी विपक्ष के विरोधी सुर कम नहीं हुए। इस विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, जिसमें से लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर विपक्ष हमला बोलने की तैयारी कर रहा है, जिसमें बिकरू कांड के साथ साथ बुधवार को आगरा में हुए बस हाईजैक का मामला भी शामिल है। कानून व्यवस्था के साथ साथ किसानों का मुद्दा भी सरकार के लिए चुनौती बनने वाला है, जिसको लेकर विपक्ष सदन में हमलावर नजर आएगा। कल से उत्तर प्रदेश के वर्षाकालीन सत्र में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चाहे कोरोना महामारी रही हो, अव्यवस्थाएं रही, उत्तर प्रदेश में खाद और बीज के लिए किसान लाइन लगा के धक्के खा रहा है, नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश अपहरण केंद्र बनता जा रहा है। हत्या और बलात्कार में पहले ही नंबर 1 पे था, अब ऊपर से अपहरण की मार झेल रहा है। कल से शुरू हो रहे सत्र में कांग्रेस पार्टी हत्या, बलात्कार, अपहरण, किसानों की अनदेखी, खाद बीज का न मिलना, कोरोना जैसी महामारी में अस्पतालों में दवाई न होना, नियमों का अनुपालन न होना, सही व्यवस्थाएं न किए जाना आदि मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी और सरकार से मांग करेगी। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जब सदन 90 दिन चलेगा तो थानों में, तहसीलों में, सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार और अपराध नहीं होंगे। सरकार 3 साल बीत जाने के बाद भी 90 दिन हाउस नहीं चला पाई है, तो क्या मान लिया जाए सरकार स्वयं अपराध को बढ़ाना चाहती है? सदन ना चलाकर सरकार कौन संदेश देना चाहती है? ये कांग्रेस पार्टी सदन में सरकार से पूछेगी। वहीं विधायक विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से सरकार पर विपक्ष ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा रहा है, जिसको लेकर सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों के सवालों का सामना भी सरकार को करना पड़ सकता है, जिसमें बीजेपी के विधायक देवमणि पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि सत्र के दौरान वो सरकार से ब्राह्मणों की हत्याओं पर सवाल पूछेंगे। इसके साथ ही बाढ़ और कोरोना से राहत के लिए सरकार के उठाए कदमों पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। ऐसे में यूपी सरकार को बाढ़ और कोरोना के मामलों को लेकर भी सवालों का सामना करना पड़ सकता है। लूट मची है। अपहरण और डकैती उत्तर प्रदेश से बंद हो गई थी, अब चालू हो गई और उनकी अपहृत बच्चों की हत्याएं भी हो रही हैं और मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। कोरोना के मामले में 2 मंत्री चले गए हमारे देश से और मुख्यमंत्री केवल आत्ममुग्ध लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं। अपराधियों का बेईमानी, भ्रष्टाचार, दिशाहीन सरकार का चारों तरफ बोलबाला है, कहीं कोई सरकार का प्रभाव नहीं दिख रहा। तो हमारे पास तो इतने मुद्दे हैं कि हम तो सोचते हैं कि शुरू कहां से करें और सरकार सदन को छोटा करती जाती है। फिलहाल 3 दिन चलने वाले इस विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष ने इस बार मुद्दों की पूरी फहरिस्त तैयार कर ली है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार विपक्ष के मुद्दों का जवाब कैसे देती है और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाती है। 20 अगस्त से शुरू होने वाले इस बार का मानसून सत्र जो है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है। जिस तरह की जानकारी है उसके अनुसार ये 3 दिवसीय पूरा मानसून सत्र होगा, जो पहले दिन माननीय विधायकों या फिर माननीय मंत्रियों के असमय मृत्यु की वजह से, शोक की वजह से बंद रहेगा। हालांकि 2 दिनों में काफी हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि विपक्ष जो है किसी भी तरह से ये मौका छोड़ने वाला नहीं है। जिस तरह की जानकारी है उसके अनुसार विपक्ष कानून व्यवस्था, महिलाओं के साथ हो रही छेड़खानी और साथ ही साथ कोविड में सरकार के द्वारा लगातार असफलताओं को देखते हुए इन तमाम चीजों को लेकर के विपक्ष जो है वो सदन में सरकार की घेराबंदी करेगा। हालांकि सरकार भी सदन में अपनी पूरी तैयारियों के साथ रहेगी। हालांकि इन सब के बीच जानकारी आ रही कि 6 बड़े अध्यादेश जो है वो सरकार की इस बार मंजूरी देगी। जाहिर है कि कहीं ना कहीं इस बार का जो मानसून सत्र भले ही 3 दिवसीय है, लेकिन सरकार के दृष्टिकोण से और विपक्ष के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आरएलडी नेता तेज प्रताप यादव के साथ इटावा सफारी पार्क का भ्रमण करने पहुंचे। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए आगरा बस हाईजैक मामले पर कहा कि अभी तक सुनने में आता था कि आदमी हाईजैक होता था, अब बसें हाईजैक हो रही हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है। उन्होंने कहा कि देश की पहली लायन सफारी है जहां शेरों ने जन्म लिया है। इस सफारी पार्क में लोग दुर्लभ जानवरों को देखने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया परेशान है, इससे बचकर रहना है और बीजेपी के हर चाल से बचकर रहना है। अभी तक तो सुनने में आता था कि लोगों का अपहरण हो रहा है और उत्तर प्रदेश का ये अजीब सरकार है जहां पर बस का हो गया इस तरह का। अब पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं मिली है कि बस मिल गई है कि नहीं मिल गई है, और क्योंकि बस मिल गई है तो ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से दुनिया परेशान है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई है, 1,60,000 से ज़्यादा लोग जा चुकी जान। इधर भारत में भी जान जाने वालों की संख्या बढ़ रही है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2 मंत्रियों की जान गई है और लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि लोग बीमार होते जा रहे हैं। कई लोग जो पहले से गंभीर बीमार हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल समय होता है, इसलिए लोगों को सावधानी रखनी पड़ेगी तब तक जब तक इलाज ना आए। आगरा के थाना हरिपर्वत में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से 40 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। डॉक्टर के व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर और व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी का मामला सामने आया है। रंगदारी ना देने पर डॉक्टर को क्लिनिक से बाहर निकालने पर गोली मारने की धमकी भी दी गई। डॉक्टर और उसके परिजन इस घटना से काफी डर गए। आरोपी युवक का कॉल रिसीव नहीं किया और इसकी जानकारी पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में चंद घंटों में रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मुरादाबाद के टीएमयू कोविड-19 अस्पताल में तब हड़कंप मच गया जब कोविड वार्ड में भर्ती एक महिला मरीज ने भागने की कोशिश की। इस दौरान अस्पताल की बालकनी से महिला नीचे गिर गई। बालकनी से महिला के गिरने से वो गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ये पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो वहीं इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ के थाना देहली गेट इलाके के एडीए कॉलोनी शाहजमाल निवासी महिला मोर्चा की मुस्लिम महिला नेत्री को राम मंदिर भूमि पूजन पर खुशी जताना महंगा पड़ गया। महिला नेत्री ने घर में श्री राम की तस्वीर के आगे खड़े होकर आरती और पूजा अर्चना की थी, जिसके बाद मुस्लिम महिला नेत्री को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। किसी असामाजिक तत्व ने इलाके में कई जगह दीवारों पर पोस्टर लगाए। पोस्टर के जरिए मुस्लिम महिला नेत्री को परिवार समेत घर के अंदर जलाकर हत्या करने की धमकी दी गई। साथ ही शरीयत के मुताबिक इस्लाम से बेदखल करने की भी धमकी दी गई है। मुस्लिम महिला नेत्री ने संबंधित थाना पुलिस को अपने संगठन के लोगों के साथ जाकर एक तहरीर दी। जिला प्रशासन और शासन से अपनी जान माल के लिए सुरक्षा मुहैया कराने की भी अपील की। ये 5 तारीख को जो राम मंदिर की नींव रखी गई थी, उसकी खुशी में मेरी वाइफ रूबी आसिफ खान ने भव्य राम मंदिर की खुशी में एक पूजा अर्चना की थी अपने घर पे कुछ महिलाओं के साथ। उसका कुछ लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। ये कुछ पोस्टर कि इनको इस्लाम से खारिज कर दो और इनके घर में जिंदा जला दो, इन्हें इस तरीके की बातें करने लगे हैं और हमारे पोस्टर लगा दिए गए मेरी वाइफ की पूजा करते हुए। कानपुर में कभी जिस मिल के हूटर से सैकड़ों परिवार पलते थे, जिस हूटर से शहर दौड़ता था, वो अब गुजरे दिनों की याद बन गया है। हम बात कर रहे हैं लाल इमली मिल की, जिसके नाम से देश विदेश में कानपुर की पहचान बनी थी। इस लाल इमली मिल को बंद करने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल कमेंट्स की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही मिल को बंद कर दिया जाएगा। लाल इमली कर्मचारी मिल यूनियन संयोजक ने कर्मचारियों की बकाया भुगतान की मांग की है। ब्रिटिश आर्किटेक्चर पर बनी लाल इमली मिल खुद बयां कर रही है कि इसके कितने कीर्तिमान गढ़े। इस मिल में बनने वाला वुलन कपड़े देश के साथ पूरे एशिया में लोकप्रियता हासिल की। हमारा जो है 24 महीने हो गया तनख्वाह नहीं मिल रही है
हम लोग की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय कर दी गई कि हम लोग आशा लगाए बैठे थे कि मिल चलेगी या नहीं चलेगी, जो कुछ भी होगा हमारा बकाया भी मिल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं मिला, न मिलने के आसार हैं। बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। हम लोगों ने आंदोलन करते करते बहुत कुछ थक गए, हर जगह सूचना दिए, हम लोग को जितनी ताकत थी, लेकिन कर्ज लेते लेते हम लोग उसी आशा पे कर्ज लेते रहे। आज हम लोग के पास अगर ग्रेच्युटी भी मिलेगी, वो भी जो है हम लोग का जो है महाजन ले लेगा, क्योंकि हम घर नहीं ले जा पाएंगे। हम लोग यहाँ के बाद जो है घर नहीं मुंह दिखाएंगे अपने बच्चों के सामने कि हमारा जो है पैसा जो है यहाँ से मिला है, हम लेके जा रहे हैं, कि हम वहाँ महाजन सब ले लेगा, क्योंकि हम लोगों ने 24-25 महीने से हम लोग महाजनों से लेके खा रहे थे और वो भी देना बंद कर दिया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। लाल इमली कानपुर का गौरव रही है और इसका एक इतिहास, स्वर्णिम इतिहास रहा है। 1876 में स्थापित ये मिल 125-150 वर्ष पुरानी है और इसका कपड़ा पूरे हिंदुस्तान में नहीं, एशिया में प्रसिद्ध था। कम दाम पे बड़ी बड़ी कंपनियों से अच्छा। 60 नंबर लोई जिन्होंने खरीदी 20-20 साल से रखे हुए हैं। इस मिल लाल इमली के कपड़े की वो वैल्यू हुआ करती थी। दुर्भाग्य है कि भारत सरकार ने इसको बंद करने का निर्णय ले लिया है। केवल कानपुर का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का गौरव थी, क्योंकि कानपुर में जो मिले हैं उसमें पूर्वांचल का लाखों आदमी काम करता था, लाल इमली में भी काम करता था। स्थिति यह है कि सरकार का ये कहना है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने सिफारिश की कि लाल इमली को बंद कर दिया जाए। मेरा ये मानना है कि सिफारिश में लाल इमली के कानपुर के कौन लोग थे? कोई कानपुर की धरती से जुड़ा ही आदमी यहाँ की परेशानियों को बता सकता है। आज लाल इमली की इतनी बड़ी बिल्डिंग, इसकी कीमत अरबों रुपए होगी। कानपुर से इंडिया न्यूज संवाददाता राहुल वाजपेयी ने लाल इमली मिल का जायजा लिया। मजदूरों का शहर कहे जाने वाले कानपुर में कानपुर किसान लाल इमली अब सरकार ने जो फैसला लिया है, भारत सरकार ने, उसके मुताबिक बंद होने जा रही है। हम आपको इस लाल इमली के बारे में बताते हैं। ये लाल इमली वो है या जो कानपुर में मिले थी, उसके सायरन से कानपुर उठता था। सुबह 4 बजे 5 बजे के सायरन बजते थे। आप देख सकते हैं इस ऐतिहासिक बिल्डिंग को। ये 1876 में ये मिल चालू की गई थी। करीब 150 वर्ष हो चुके हैं। इसमें कानपुर का मजदूर काम करता था। कानपुर का मजदूर यहाँ से काम करने के बाद अपने घर जाता था, लेकिन इस लाल इमली को सरकार द्वारा अब बंद कर दिया गया है, जिससे जो मजदूर है वो परेशान है। क्योंकि मैं बता दूं करीब 1990 से ये मिल बंद कर दी गई थी और जो यहाँ मजदूर थे वो किसी तरीके अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस मिल को चालू करने के लिए कितने मजदूरों ने संघर्ष किया है और कितनों की रोजी रोटी इससे चलती थी। इसके अलावा करीब 50 से अधिक मजदूर संघर्ष करते हुए उनके घर में जब घर की हालत खराब हो गई तो उन्होंने 50 से अधिक मजदूरों ने सुसाइड भी करी थी और इसके आंदोलन भी चलते रहे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ आंदोलनों में। और इस मिल को अब भारत सरकार ने पूरी तरीके बंद करने का फैसला ले लिया है, जिससे मजदूर वर्ग बहुत ही परेशान है। कैमरा पर्सन आरुष सोनकर के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज कानपुर। यूपी में एकाएक मौसम ने करवट ली, जिसके बाद दिन में ही अंधेरा छा गया, जिसके बाद हुई बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया। तो वहीं देखते ही देखते आसमान से आफत बरसने लगी, जिससे कई जगह जल जमाव हो गया, कई जगह पेड़ टूटकर गिर गए, तो वहीं पानी भरने से ट्रैफिक रुक गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिन में ही अंधेरा छाया हुआ है। बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं, लोगों को इसी बीच से गुजरना पड़ रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।